जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। डॉक्टर अमाद अहमद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज़ जाने वाला है जी, 2 टेस्ट मैच खेलेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ से आगे इंग्लैंड जाना है और वहाँ पे 3 टेस्ट मैच और भी खेलने हैं। जो वेस्ट इंडीज़ जाना है उसके लिए तो जो बड़ी खबर आई है वो ये कि रिजवान और साउद शकील दोनों इंजर्ड हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इंजरी की बात कर कर के आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं कि हम हर शो के अंदर इंजरी क्यों होती है, रिहैबिलिटेशन क्यों बुरे तरीके से होती है, प्लेयर्स को क्यों साइंटिफिकली जो मेथड्स नए हैं जिसको इंडिया हो गया बाकी टीमें जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो हम नहीं करते और हमारे प्लेयर जो हैं वो फिर इंजर्ड हो गए। अब रिजवान और साउद इंजर्ड है। तो आप ये देख लेना कि आप यू आर गेटिंग इनटू दिस टूर्नामेंट विद अ हैंडीकैप बेसिकली। अगर आपका रिजवान नहीं है, साउद शकील नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है उसमें बहुत बड़ी वीकनेस नज़र आएगी आपको। सेकेंडली वही बात जो बार बार इस प्रोग्राम से की है, पहले भी मैंने की है, कि जब तक आप साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये होता रहेगा। ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए ना, आपका शाहीन मेंटली इंजर्ड है, फिज़िकली भी इंजर्ड है। आपके बाबर मेंटली इंजर्ड हैं, साइकोलॉजिकली इंजर्ड हैं। नसीम शाह फिज़िकली भी इंजर्ड हैं, साइकोलॉजिकली भी इंजर्ड हैं। रिजवान भी इंजर्ड हैं फिज़िकली। अब साउद शकील भी फिज़िकली इंजर्ड हैं। तो मुझे आप बताएं कि आपके प्लेयर्स का हो क्या रहा है, इनको कौन देख रहा है, हु इज़ लुकिंग आफ्टर दिस प्रोसेस? क्योंकि चले इंजरी तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इससे वापस आना जो है वो साइंस है। इंजरी पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन वापस आना साइंस है। अब इस साइंस की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। जब नहीं होती तो हमें यही नज़र आता है कि एक प्लेयर जब इंजर्ड होता है तो या तो उसकी स्पीड जो है 145 से वो 130 रह जाती है, या फिर वो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या वो आप समझ लें कि उनसे कैचेस ड्रॉप होते हैं। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को प्रूव करती हैं कि आपका माइंड और आपकी जो बॉडी है, जिनका आपस में बहुत एक गहरा कनेक्शन है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हम कहते हैं हमेशा, ये एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंडली इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं, हमारा जो इस वक्त मेडिकल डिपार्टमेंट है पीसीबी का, उसका अभी रिसेंटली एक बयान आया है। वो ये कहते हैं जी कि हमने पिछले 3-4 महीनों के अंदर कोई 3-4 प्लेयर्स को 50% इम्प्रूव कर लिया। और मैंने जब ये बयान सुना तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और कितने फ़ख्र से बयान दे रहे हैं। और ये बयान देने की वजह शायद ये है कि उनको पुश किया गया, जी आपने कुछ ना कुछ तो कहना है, क्योंकि एवरीबडी इज़ वॉचिंग, यू आर अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि अब कुछ बताएं जाके। तो वो भी विद ऑल रिस्पेक्ट टू द जेंटलमैन, मैं ये कहूँगा कि जी आप क्यों ये बयान दे रहे हैं? आप इसको ज़रा अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि अगर 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपके 4 प्लेयर जो हैं वो 50% इम्प्रूव करते हैं, तो अगर आप स्टेटिस्टिकली इसको देखें तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनसीए के जो प्लेयर्स हैं, जो कि अगर आप 3 टीम्स अपनी देख लें, ठीक है, वाइट बॉल टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, फिर वाइट बॉल आपका जो 20 ओवर गेम है, 33 लोग आपके वो हो गए। फिर आपके स्टैंड बायज हैं 2 ऊपर नीचे, 15-15 45 प्लेयर्स ही हैं। उसके अलावा आपके पास और एक पूरी एक रेजरवायर होता है 14-15 प्लेयर्स का, जिसको आप आगे पीछे करते हैं। तो वी आर लुकिंग एट रफली 60 प्लेयर्स। अभी 60 प्लेयर को मुझे बताएं कि 100% इम्प्रूव करने के लिए उनकी फिजिकल फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस, इसका मतलब है यू प्रॉब्ली नीड अनदर 5 ईयर्स। तो ये क्या प्लान है? इसका मतलब है कि ये दे हैव फेल्ड टू प्लान। इसका मतलब है कि दे विल प्लान टू फेल। जो ऑपोजिट दोनों चीज़ें चलती हैं कि अगर आपको कोई प्लान ही करना नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं 100%। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखें, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल, तो आप कह दें कि जी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो हमारे प्लेयर्स को फिजिकली भी तगड़ा कर सके और उनको परफॉर्मेंस वाइज भी उनको बेहतर कर सके। इनके पास नहीं है, लेकिन वैसे तो एग्जिस्ट करती है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, आप बात करते हैं हमेशा से, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो क्या वजह है कि वो टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ पे नहीं लाई जा रही, जबकि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, अब ये जो नया एक इन्होंने अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिसकी मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ सकी कि ये कौन कैटेगरी ए में है, कौन बी में। इवन मेरा ख्याल है प्लेयर्स को, जितनों को मैं जानता हूँ, उनको भी ये डिसाइफर करते हुए कि वो किस कैटेगरी में है और उन्होंने कितने मैच खेलने हैं, मेरा ख्याल है उनको समझ भी नहीं आएगी काफ़ी देर तक, जब तक कि उनके साथ कोई बैठ के उनको ये बताएगा कि भाई आपने इतने मैच खेलने हैं टू बी एलिजिबल टू स्टे इन दैट कैटेगरी एंड टू बी एलिजिबल टू कीप अर्निंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी।
तो ये बड़ा एक अजीब सा वो चीज़ है। और बात वही है कि अगर आपके पास साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल नहीं है तो आप कम से कम रिजॉर्ट करें। आप अब आपने नई एक खबर सुनी होगी कि हमारे जो कोच हैं माइक हेसन, वो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को अमेरिका भेजना चाहते हैं पावर हिटिंग के लिए। ओह माय गॉड सर, ये इतना बड़ा डिजास्टर था। क्रिक इन्फो खोलें, अभी तक खबर आपकी ना, अगर आपने पाकिस्तान को फीचर किया तो सबसे ऊपर ये खबर लगी हुई है। आप ये देख लेना कि ये मेरे लिए इट्स अ बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी कि आप अपने प्लेयर्स को अमेरिका भेज रहे हैं पावर हिटिंग के लिए। तो याद कराएं कि जब हम किसी अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं तैयारी के लिए तो हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से पहले काकूल भेजा था इन्हें ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल आजम खान पत्थर उठा के बेचारा पहाड़ियों के ऊपर छलांगे मारता रहा था। तो हाल देखें, ग्रुप स्टेज में आप अमेरिका से हार के इंडिया से 120 नहीं चेस कर सके थे और बाहर हो गए थे। अब आप उनको भेज रहे हैं अमेरिका पावर हिटिंग। सर अगर इधर नहीं ना ये सीख सके 30 साल लगा के, तो ये उधर जाके भी नहीं सीखेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए पावर हिटिंग के लिए मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीसीबी ने तकरीबन को 3-4 कैंप्स किए हैं। उसमें अब्दुल रज़ाक को इंगेज किया उन्होंने, 2-3 प्लेयर्स को और इंगेज किया जो बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करते थे। आपको पता है अब्दुल रज़ाक साहब बहुत लेजेंड है, क्लीन हिटर थे, बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करते थे, क्लियर करता था, मारता था जाके। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप कभी शुएब अख्तर साहब को देखें, जब वो कभी किसी चैनल में बैठते हैं और बात करते हैं, ही इज़ वेरी क्रिटिकल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट फॉर ऑल द राइट रीजंस आई वुड से। लेकिन वो अगर किसी प्लेयर की तारीफ करते हैं ना कभी, या वो कहते हैं ना कि हमने ये प्लेयर ज़ाया भी किया और इसको पॉलिटिक्स में घुसा के इसको हमने इसकी क्रिकेट भी ख़त्म कर दी, वो अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं। क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि ही वॉज अ लेजेंड। ठीक है, हमने वो हमारा फ्लिंटॉफ था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने उनके साथ कैंप लगवाए, क्या हुआ उन कैंप्स का? उस वक्त भी माइक हेसन साहब उस वक्त भी अवेलेबल थे, या शायद गैरी कर्स्टन के ज़माने में लगे थे। अरे कुछ ये हसन साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है जो कोच बन के घूम रहे हैं। हम तो हार ही जा रहे हैं, हर एतबार से हार रहे हैं, लेकिन बाबर पे भी बयान दे रहे हैं। तो खुद तो मेरा ख्याल है अपने कोई 300 टेस्ट विकेटें होंगी उनकी। मेरा ख्याल है ये बड़ी आयरॉनिक सी बात है, मैं करने लगा हूँ आपके चैनल के ऊपर, लेकिन माइक हेसन साहब ने कभी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खुद नहीं खेली। ठीक है, माइक हेसन साहब का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर आप उनका ESPN या क्रिक इन्फो पे जाएं तो शायद उनकी उसके अंदर एक कोई 1 फर्स्ट क्लास मैच है, वो पता नहीं उन्होंने कब खेला है, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आई बीन लुकिंग आफ्टर हिज रिकॉर्ड्स, जिसको कहते हैं पुराने, की क्या करते, कौन थे ये, कहाँ से आए, क्या हुआ। पता ये लगा कि ये सिर्फ कोच करते रहे हैं, कोचिंग की, छोटी उम्र से कोचिंग शुरू कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, फिर उधर चले गए, फिर IPL में एक टीम है उसको इन्होंने कोच किया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में इन्होंने कोचिंग की। अब बात वही आ जाती थी, मैं बार बार करता हूँ, 4 ओवर की क्रिकेट। बिल्कुल सेम पॉइंट आया ना हमारा, बिल्कुल कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर T20 के लिए लाके तुमने टेस्ट का कप्तान बना दिया उस टीम का जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर बैठी है, बांग्लादेश से आखिरी 4 कंसेक्टिव मैच हार गई है। कोई हाल ही नहीं आपका। और सर अभी मसला है वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, उस वेस्ट इंडीज़ के पास जिसके चेज ने वो 400 रन की पार्टनरशिप डाल दी है वो आमिर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और श्रीलंका को इनिंग डिफीट ठोक दी है, बिल्कुल ऐसे ही है, उनका कॉन्फिडेंस तो वो गया हुआ है सर। बिल्कुल ऐसे ही गया होगा। तो मैं अब यही कह रहा हूँ ना कि आपने 4 ओवर की क्रिकेट की बेसिस के ऊपर एक कोच को आपने रखा, चलें रख लिया, दैट्स फाइन, उनके क्रेडेंशियल्स बड़े अच्छे हैं, ही वॉज प्रॉब्ली डिक्लेयर्ड एज आई थिंक कोच ऑफ द ईयर इन सम लाइक 2023 या 2022 में। आप ले आए, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल में फेल हो गया। हमें नज़र आ रहा है हमारी सारी क्रिकेट, पूरी क्रिकेट, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी बड़ी क्रिकेट फेल होती है तो आपकी छोटी क्रिकेट भी फेल हो जाती है, जब आपकी मैन क्रिकेट फेल होती है तो आपकी वेमेन क्रिकेट भी फेल होती है। ठीक है, और ये हमें नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है। आपने किसी को रखा, आपने उनको बड़े तगड़े पैसे भी दिए, आई एम श्योर ही इज़ ऑन अ वेरी वेरी हैंडसम पैकेज। अगर आप देखें $40,000 हज़ार, शायद थोड़ी अमाउंट में बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा शायद पर मंथ ही लोग कमाते हैं, लेकिन फेल होगी कोचिंग, हमारी टीम हर फॉर्मेट में हार गई, हमारी हर रैंकिंग हमारी ड्रॉप कर गई। तो आप अब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दें, आप कोई नई चीज़ कर लें। ठीक है, हमने सुना था यूनुस साहब का कि यूनुस साहब आना चाह रहे हैं, या चले नहीं भी आना चाह रहे, तो भाई आना चाह रहे हैं, हाँ वीज़ भाई आना चाह रहे हैं, आप आने दें उनको। देखें 2 लोग जो अपनी कहते हैं ना कि यूनुस भाई ने अपनी पीक पे क्रिकेट छोड़ी, क्या बात है, 55-56 का उनका स्ट्राइक रेट था, वो खेलना चाहते तो अगले 5 साल और खेल सकते थे, 10,000 रन 50 से ऊपर की एवरेज वही। उसके अलावा वो अभी जो मैचेस खेल रहे हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो अभी तक फिट है, वो अभी तक इतनी गर्मी के अंदर कराची में पता नहीं कहाँ वो खेल रहे हैं, ही स्टिल वेरी फिट। मेरा ख्याल है अगर अभी भी आज उनको टीम में डाला जाए
तो हमारे बाकी सारे प्लेयर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप उनको लेके आएँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी सेल्फलेस पर्सन। वो कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के साथ बड़ी मेहनत करे सर, वो मेहनत करना चाहते हैं। मोहम्मद हफीज़ का भी बिल्कुल ये हिसाब है, ही हैज़ अ विजन। मैंने उनके साथ SNGPL के अंदर जब काम किया पिछले साल, तो मुझे लगा कि ही वॉन्ट्स टू चेंज दिस स्टेटस को, किसी तरह से वो इसको फ़र्क करना चाहते हैं। आप उनको ले आएँ, ख़त्म करें जी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे हमारी सिर्फ अभी ना हमेशा ये एक पुरानी डिबेट चलती रही है कि जी फॉरेन कोचेज़ और लोकल कोचेज़, फॉरेन कोचेज़ लोकल कोचेज़, बड़ी डिबेट चलती रही है। माई अंडरस्टैंडिंग है, जितनी क्रिकेट हमने भी खेली है, फॉलो की है, जब आप क्रिकेट में किसी को सिखाना, या जो हमारे साथ वाले खिलाड़ी है, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको तो जब तक आपने गेंद फड़ के ले आना ज़रा, लत्त में ज़रा साइड तक करके मार, गोडा टेकना, चाह के ज़रा 4 चक्कर, समझ, लैंग्वेज ट्रेनिंग वो बनी हुई है, दे आर ब्रॉट अप लाइक दैट। मैं सोच रहा हूँ कि माइक हैसन क्या कहते होंगे कि नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, से क्या बात होती होगी। मैं एग्जैक्टली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर और उनकी जो भी इंग्लिश का लेवल है, मैं उसको वो नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जब माइक हैसन एक ऐसे प्लेयर को, जिनका एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक पिछले 2-2.5-3 साल से चल रहा है, जो 50 कन्वर्ट नहीं कर सक रहे, जो 70 पे जाके भी 100 नहीं करते, जिनको हम किंग बाबर कह रहे हैं, जब उनको ये अनलॉकिंग करनी है, साइकोलॉजिकल लॉकिंग को अनलॉकिंग होनी है, तो उसमें आपको बड़ी एक सक्सेंट और बड़ी फोकस्ड एडवाइस चाहिए होती है आपके कोच से। अब माइक हैसन जो है वो न्यूजीलैंड एक्सेंट के अंदर अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेंट एक, मैं इंग्लैंड रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो हमें भी, हम जब ऑस्ट्रेलियंस के साथ या न्यूजीलैंड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें बड़ा गौर से सुनना पड़ता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के अंदर एक हल्का सा एक एक्सेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट उनका। अब वो जब बाबर आजम को कुछ समझाते होंगे, अनलेस ही स्पीक्स फ्लुएंट उर्दू या फ्लुएंट पंजाबी, क्योंकि बाबर को हाँ जी एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से तो जो भी वो बाबर को कहते होंगे, नहीं समझ में आता, प्रॉबेबली वो उस जगह नहीं जाता होगा बाबर के जहाँ पे वो जाना चाहिए। इसीलिए उनका मेंटल ब्लॉक ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसीलिए वो अपनी उस बैड पैच चीज़ को हम कहते हैं, जो कि हर प्लेयर पे आ सकता है, हर बड़े प्लेयर पे आया है, हमने देखा, उसे वो बाहर ही नहीं निकल सक रहे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे लिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो रिफ्लेक्शन है, देखिए क्रिकेट हमारा एक, कहते हैं ना, पाकिस्तान का एक ऐसा खेल है जो हमारी पूरी मुल्क को यूनाइट करता है, ठीक है। हमारा KPK हो गया, हमारा आपका सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ये सब प्रोविंसेस हमारे जो हैं, ये क्रिकेट इनको यूनाइट करता है। और अगर हमारी क्रिकेट वीक होगी, जैसी है आजकल, जैसी कि है आजकल, और वो वुमेन क्रिकेट और मैन क्रिकेट दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक यूनिफिकेशन है या यूनिटी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि किसी तरह कोई सैनिटी प्रिवेल करे, कहीं ना कहीं तो करे, कि आप कम से कम मेडिकल वालों को कहेंगे, देखें आप बजाय इसके कि आप इनको पावर हिटिंग के लिए भेज रहे हैं, आप उनको असेसमेंट के लिए भेज दें। ये 4-5 प्लेयर्स जो आपके एसेट्स हैं, जिनको मैं एसेट्स कहता हूँ, इनको आप पकड़न को कहेंगे, इनको भेजें, जाएँ ज़रा अमेरिका में किसी बास्केटबॉल के कोच के साथ काम करें, जाएँ किसी वहाँ पे जाकर जो बेसबॉल के कोचेज़ हैं, जो पूरी आपकी कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल आपकी वो करते हैं, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद आप पे काम करते हैं, वो करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने अपने बचपन में एक बड़ी ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर होती थी फीमेल, मार्टिना नेवरातिलोवा, लेजेंड ऑफ अ प्लेयर, लेफ्ट हैंडर, और ऐसी लेफ्ट हैंडर थी कि अभी भी अगर आप इस वक्त फीमेल्स को, प्लेयर्स को देखें, तो अक्सर फीमेल्स जो हैं वो दोनों हाथों से बैक हैंड मारती हैं, ठीक है, और कई बार फोर हैंड भी दोनों हाथों से मारते हैं। शी वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू हिट अ बैक हैंड विद वन हैंड, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। और वो खेलती थी उस ज़माने में, एक उस वक्त की चैंपियन थी, अमेरिकन, उनको स्वीट हार्ट भी कहते हैं, क्रिस एवर्ट लॉयड उनका प्लेयर नाम था, अमेरिकन प्लेयर थी, फ्लोरिडा से थी वो। तो क्रिस एवर्ट लॉयड जो थी वो नंबर 1 थी और ये हमेशा नंबर 2 रहती थी। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इनका कुछ थोड़ा सा हुआ, ये उस वक्त चेक रिपब्लिक में रहती थी, जब उसको चेक रिपब्लिक को रशिया ने टेक ओवर किया, इनको असाइलम लेना पड़ा अमेरिका में। शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेंटल टर्बुलेंस एंड लॉट ऑफ इश्यूज, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उन्होंने जो अपना पहला ब्रेक लिया अगेंस्ट क्रिस एवर्ट लॉयड, जो कि एक समझ लें कि कंसेक्यूटिवली 6 साल जीत रही थी, 7 साल से विंबलडन जीती थी, ग्रैंड स्लैम जीती थी। ब्रेक कब हुआ, जब एक बास्केटबॉल की एक कोच थी,
उन्होंने इसको अंडर हर कवर लिया कुछ अरसे के लिए और उन्होंने कहा कि तुम इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हो लेकिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रही इस वक्त। उन्होंने उनके साथ काम किया, उन्होंने उनको बास्केटबॉल कोर्ट पे लेके जाके चीज़ें करवाई, ड्रिल्स करवाई, उनकी फिजिक को ट्रांसफॉर्म किया। शी बिकेम अ मसल वुमन फ्रॉम दैट टाइम ओनवर्ड्स और उस मसल वुमन ने उसके बाद हर ग्रैंड स्लैम जीता, हर बड़ा टूर्नामेंट जीता और अभी भी अगर आप हिस्ट्री में देखें तो शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कहते हैं स्पोर्टिंग लेजेंड जो कि आपको टेनिस में मिलेगा। उसको ब्रेक किया स्टेफी ग्राफ ने, लेकिन उनकी एज में बहुत डिफरेंस था। स्टेफी ग्राफ जब आई उन्होंने टेक ओवर किया उसके बाद। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ये उनको बजाय इसके कि आप पावर हिटिंग के लिए भेजें, क्योंकि यहाँ पे हो सकती है, आराम से हो सकती है। आप उनको किसी ऐसी चीज़ पे भेजें, किसी बड़े ऐसे कोचेज जो सक्सेसफुल कोचेज हैं बेसबॉल की या बास्केटबॉल की जो दो मेन स्पोर्ट्स होती हैं, आप उनको उनके पास भेजें ताकि उनके साथ बैठ के वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बात कर सकें। देखिए ना, मैं किसी को वो नहीं कहता कभी, अब अगर आपकी फिजिक ही क्रिकेटर वाली नहीं रह गई तो आप क्या करेंगे? क्या क्रिकेट खेल? अब मैं जब भी बाबर को देखता हूँ मुझे लगता है कि ये एक प्लेयर हैं, इज़ अ प्लेयर, दैट्स फाइन, लेकिन उसके अलावा मुझे उनके अंदर एथलीट नज़र नहीं आता। वो आपको नजर आते हैं, आप इंडिया की प्लेयर कोहली में नजर आता है, आप कोहली में नजर आता है, आपको उनके जो एक प्लेयर हैं पांड्या में उनके नजर आते हैं, मतलब ऐसे फिजिक्स हैं उनकी। आपको इंग्लैंड में बेन स्टोक्स पे, अभी उसमें बात करेंगे, बेन स्टोक्स में नजर आता है, आपको जो रूट में नजर आता है। उनकी फिजिक्स ऐसे हैं, श्रेड ऑफ फैट नहीं है उनके पेट पे कहीं पे भी। हमारे प्लेयर जो है वो हमारे प्लेयर्स बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिटनेस मतलब वो वाली नहीं है जो अगर हम कहते हैं ना कि आपको डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है, वो क्रीम जो बनते हैं आप लेजेंड्स ऑफ द गेम, उसके लिए आप स्पेसिफिक एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है, जो बाबर ने फॉर सम ऑड रीजन नहीं की। समबडी नीड्स टू सिट विद हिम एंड बिल्कुल ऐसे ही, जो नहीं की गई या फिर उनको बताया भी नहीं गया। लेकिन आपके पास चेंज करना पड़ेगा। आप इस वक्त एक कहते हैं ना कि एक फ्लैगशिप ऑफ एन इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं जो कि पीसीबी है हमारा, जहाँ पे रिसोर्सेज का कोई इशू नहीं है। यू आर मस्ट खुद योरसेल्फ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वही वाली बात जो मैं बार बार करता हूँ, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन अ पर्सनल ट्रेनर, इन्वेस्ट इन अ न्यूट्रिशनिस्ट, इन्वेस्ट इन अ साइकोलॉजिस्ट, आपकी क्रिकेट भी लंबी हो जाएगी, आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएंगी और आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे फ्रॉम अ प्लेयर टू एन एथलीट, जिसकी हमें ज़रूरत है। एब्सोल्युटली राइट, जिसकी हमें ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स टू एथलीट्स एंड फ्रॉम एथलीट्स टू गोट्स। तो अगर बाबर आजम को कोहली से कंपैरिजन अपना करवाना है तो ही विल हैव टू वर्क ऑन हिज फिटनेस, एंड इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू बाबर आजम, बिकॉज बाकी टीम को, ओवरऑल प्लेयर्स को जो है अपने फिटनेस लेवल्स को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जिसको आई मीन फॉर सम ऑड रीजन इट्स लैकिंग, एंड यही हमारी बदकिस्मती है। रियली होपिंग कि हमारे आने वाले दिन जो हैं उसमें इस पर फोकस दिया जा सके। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी।